प्रिय मित्रों, दर्शकों तथा 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों, मैं अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियरी पर पुनः आप लोगों के बीच में काम करने जा रहा हूं और आज मैं राज्य उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत पर चर्चा करूंगा। मैंने इसके पहले राज्य उत्पत्ति के सिद्धांत पर और दैवीय तथा सामाजिक समझौता सिद्धांत पर काम किया है। आज हम लोग राज्य उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत की बात करें, जो 20वीं शताब्दी में राज्य उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। राज्य उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत किसी एक सिद्धांत की बात नहीं करता, बल्कि राज्य को विकास का परिणाम बताता है। मैं गार्नर के शब्दों में कह सकता हूं कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर ने नहीं किया, राज्य की उत्पत्ति समाज में किए गए समझौते का परिणाम नहीं है। राज्य की उत्पत्ति किसी दैवीय शक्ति या समझौता ही नहीं, शक्ति का एकल परिणाम नहीं है और न ही वर्गीय षड्यंत्र या वर्गीय केवल चेतना का प्रयास है। राज्य विकास का परिणाम है। यदि राज्य विकास का परिणाम है, आवश्यकता का परिणाम है, तो यह कहा जा सकता है कि राज्य उत्पत्ति के संबंध में जो अरस्तु ने सबसे पहले विचार दिया था, उससे गार्नर प्रभावित है, या लास्की मैकाइवर जैसे विचारकों ने भी इसी राज्य उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत को स्वीकार किया। मित्रों, राज्य उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत आधुनिक सिद्धांत है, महत्वपूर्ण सिद्धांत है, मान्य सिद्धांत है। यह राज्य उत्पत्ति के किसी सिद्धांत का खंडन न करते हुए सभी सिद्धांतों से अलग, समन्वित और यह विकसित सिद्धांत है। गार्नर इस सिद्धांत का प्रवक्ता है। अरस्तु का नाम भी इस सिद्धांत से जोड़ा जा सकता है। लास्की और मैकाइवर के द्वारा भी राज्य उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत को स्वीकार किया जाता है। राज्य उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत यह मानकर चलता है कि राज्य क्रमिक विकास का, क्रमिक आवश्यकता का परिणाम है और यह किसी एकल कारक से या एक परिस्थिति के प्रभाव में अस्तित्व में नहीं आया है, जैसा कि दैवीय कह रहा था कि ईश्वरीय कृति है राज्य, या सामाजिक समझौता सिद्धांत हॉब्स, लॉक, रूसो के द्वारा यह कहा जा रहा था कि यह समाज में किए गए समझौते का परिणाम है, और न फिलिमोर जैसा शक्तिवादी सिद्धांत जो केवल शक्ति को राज्य उत्पत्ति का एकल मात्र कारक मान रहा था, उसकी भी बात को यह स्वीकार नहीं करता, और न मार्क्सवादी धारणा कि राज्य वर्गीय चेतना और संपत्ति की सुरक्षा में अस्तित्व में आया है, इसकी भी बात को यह नहीं मानता। यह तो राज्य उत्पत्ति के पीछे क्रमिक विकास के उत्तरदायी कारकों या अन्य परिस्थितियों के समन्वित प्रभाव को मानता है। राज्य उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत का मानना है कि इसकी उत्पत्ति में कई तत्व हैं। नंबर 1, फिर अलग अलग उसकी व्याख्या की जाएंगी, मैं क्लास में भी करता हूं और अलग आप लोग देखेंगे। राज्य उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत कई कारकों की उपस्थिति या उसके महत्व को दर्शाता है, जिसमें सबसे पहला कारक के रूप में रक्त संबंध को रखा जा सकता है। दूसरा कारक आप मानवीय प्रवृत्तियां और मानव की स्वाभाविक प्रवृत्तियों को रखा जा सकता है, दूसरा कारक। तीसरा कारक धर्म या विश्वास को बताया जा सकता है। चौथा कारक शक्ति को भी उत्तरदायी एक कारक विकासवादी सिद्धांत मानता है। पांचवा कारक जो है वह आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक आवश्यकताएं या आर्थिक तत्व भी इसका कारक है। और छठा जो कारक है वह राजनीतिक चेतना और सक्रियता, जागरूकता का विकास होना। यही 6 कारक हैं जिसकी राज्य उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत में चर्चा अपेक्षित है। सबसे पहले ये आप कहेंगे कि वास्तव में रक्त संबंध या सगा संबंधी जो नातेदारी है, उसके प्रभाव में व्यक्ति एक समूह में आया। हम लोग जब पढ़ेंगे
तो शुरुआती दिनों में कबीला राज्य का जो स्वरूप देखेंगे वास्तव में उसके मूल में रक्त संबंध ही प्राथमिक था। इसलिए रक्त संबंध को पहला राज्य उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत का कारक मानेंगे। दूसरा कारक जो है, मैंने कहा मानवीय चेतना या मानव की सामान्य प्रवृत्तियां। वास्तव में अरस्तु भी कहता है कि मानव की स्वाभाविक प्रकृति होती है कि वह सामाजिक और राजनीतिक प्राणी होता है। मानव स्वाभाविक रूप में वह समाज में और दूसरे से संबंध स्थापित करना चाहता है और दूसरे के साथ रहना चाहता है। तभी तो अरस्तु ने कहा कि राज्य या समाज से अलग रहने वाला देवता या दानव हो सकता है, व्यक्ति तो प्रकृति से सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है, इसलिए एक साथ रहेगा। जब मानव सामाजिक और राजनीतिक प्रवृत्तियों के कारण, स्वाभाविक प्रवृत्तियों के कारण एक दूसरे के साथ रहने लगा, तो यह राज्य उत्पत्ति का दूसरा कारण हुआ। तीसरा कारण मैंने कहा धर्म। विज्ञान का विकास नहीं था, उस समय धर्म एक विज्ञान बनकर आया और धार्मिक विश्वास के आधार पर लोग एक दूसरे के साथ रहना शुरू किए। खास करके अगर भारत में कहें तो सनातन वगैरह की जो प्रवृत्ति है कि ईश्वर, प्रकृति को उसने ईश्वर मान लिया और इस विश्वास के कारण जितने भी प्रकृति को ईश्वर मानने और एक साथ रहने वाले लोगों का समूह होने लगा। इसलिए धर्म भी राज्य उत्पत्ति के विकासवाद का एक आधार बनता है और इसकी चर्चा की जा सकती है। चौथा कारक के रूप में मैंने नाम रखा शक्ति को। हालांकि राज्य उत्पत्ति का शक्तिवादी सिद्धांत भी शक्ति की बात करता था, लेकिन केवल एक शक्ति को उत्तरदायी कारक मान रहा था और यह विकासवादी सिद्धांत कई कारकों में एक शक्ति को कारक मानता है। वास्तव में परिवार में जो शक्तिशाली होता है, यहाँ शक्ति का मतलब मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, बुद्धिमत्ता, प्रभाव, कई पक्ष हैं शक्ति के। और जो परिवार में शक्तिशाली था वह परिवार का मुखिया बन गया। गांव और समाज में जो शक्तिशाली हुआ वह समाज परिवार का के साथ साथ मुखिया या प्रधान बन गया। इसी प्रकार यह शक्ति के आधार पर केंद्रीकरण शक्ति हुई और लोगों को एकजुट करने की प्रवृत्तियां आई और इस प्रवृत्ति के कारण भी राज्य का आगमन और विकास हुआ। मैंने आर्थिक गतिविधि का कहा, जैसा कि अरस्तु और प्लेटो में भी आर्थिक गतिविधि की बात आती है, लेकिन मार्क्सवादी सिद्धांत के अंतर्गत तो अर्थ को ही निर्णायक बताया जाता है और आर्थिक आधार पर और उसी आर्थिक गतिविधि को नियंत्रित व्यवस्थित करने के लिए वर्गीय चेतना का विकास हुआ। लेकिन आर्थिक कारक एक महत्वपूर्ण कारक है और अर्थ के समन्वय करने के लिए, अर्थ को व्यवस्थित प्रबंधित करने के लिए, आर्थिक गतिविधि को लेकर लोगों के बीच में जो तनाव थे उसको दूर करने के लिए, संपत्ति पर जो प्रभुत्व की स्थापना थी उन प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए या सहयोग से समूह के द्वारा आर्थिक गतिविधियों को संपन्न करने के लिए भी लोग एक दूसरे के करीब आए और राज्य की उत्पत्ति हुई। यह पांचवा कारक मैंने बताया। और छठा कारक जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वह है राजनीतिक चेतना का विकास। वास्तव में जब आर्थिक गतिविधियां होने लगी, समझौते या अन्य प्रकार की गतिविधियां आई, तो लोगों में एक साथ रहने, एक व्यवस्था को स्थापित करके, एक संगठन को स्थापित करने, समाज और व्यवस्था का प्रबंधन और संचालन करने की प्रवृत्ति आई। सहभागी संस्कृति का विकास हुआ और यही राजनीतिक चेतना ने राज्य का को वास्तविक एक राजनीतिक अस्तित्व के रूप में तब्दील, परिवर्तित या स्थापित कर दिया। इस प्रकार राज्य का विकासवादी सिद्धांत या के अनुसार राज्य का आगमन हुआ। मित्रों, मैंने यह बताया कि राज्य का विकासवादी सिद्धांत आधुनिक सिद्धांत है, महत्वपूर्ण सिद्धांत है। 20वीं शताब्दी में यह प्रतिपादित सिद्धांत है। इसके आने के पीछे कोई एक नहीं, कई कारक उत्तरदायी है। राज्य उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत किसी एक सिद्धांत का विरोध या खंडन नहीं करता, बल्कि किसी भी सिद्धांत में विश्वास
नहीं रखता, लेकिन सभी सिद्धांतों के सकारात्मक पक्षों को स्वीकार करता है और अंततः यह कहता है कि राज्य आवश्यकता या विकास का परिणाम है। यह भले ही राज्य को आवश्यकता या विकास का परिणाम बताता है, लेकिन ऐसा नहीं कि यह आंख बंद करके अरस्तु के राज्य उत्पत्ति के सिद्धांत को स्वीकार कर लेता है या अरस्तु जैसा राज्य को व्यक्ति से पहले बता देता है, बल्कि यह कहता है कि राज्य क्रमिक विकास का परिणाम है और इसके मूल में आवश्यकताएं रही हैं और इसके एक नहीं अनेक उत्तरदायी कारक हैं, जिसमें मैंने चर्चा भी किया। रक्त संबंध, मानव की स्वाभाविक प्रवृत्तियां, धर्म, आर्थिक गतिविधियां, शक्ति और फिर राजनीतिक चेतना का विकास। अन्य सिद्धांतों के समान इस सिद्धांत की भी आलोचना की जाएगी कि यह सिद्धांत विकासवादी सिद्धांत जो कहता है अन्य सिद्धांतों से यह लिया हुआ है, इसमें मौलिकता का अभाव है। यह भी कहेंगे कि भले यह 20वीं शताब्दी का मान्य सिद्धांत है, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि और अरस्तु के विचारों से देखने को मिलती है। इसका यह कहना कि रक्त संबंध, धर्म, यह परंपरागत राज्य उत्पत्ति के तत्व हैं। कई ऐसे तत्व हैं जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी आए हैं, उनके पीछे विकासवादी कारक नहीं है, संविदा का कारक है, राष्ट्रीय आंदोलन या लोगों की एकजुटता है, विरोध वगैरह भी रहा है। तो कई आधार पर इस सिद्धांत की भी आलोचना की जाती है। लेकिन राज्य उत्पत्ति के जो कई सिद्धांत हैं, यदि सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत की हम बात करेंगे तो निश्चित रूप में आधुनिक होने के नाते, सर्वमान्य होने के नाते और आज प्रचलित होने के नाते राज्य उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। विद्यार्थियों, आप कई पुस्तकों से इसका आप गहन अध्ययन करेंगे। सामान्य रूप में मैं आपको यह जानकारी दे रहा हूं और इसको आप देखें, फिर हम लोग अलग वीडियो पर काम करेंगे। और चूँकि आप लोग 4 वर्षीय स्नातक वाले परीक्षा बिहार में भी दे रहे हैं, पटना विश्वविद्यालय में भी यह 4 वर्षीय स्नातक की परीक्षा यह लास्ट है, समाप्त हो गई है और अब सेकेंड सेमेस्टर की क्लास शुरू होंगी। इसलिए मैं भी यह जो मेजर कोर्स सेमेस्टर 1 अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियोरी पर जो है उस पर काम करता रहूँगा और साथ साथ मैं सेमेस्टर 2 के लिए काम प्रारंभ कर दूँगा। चूँकि यह आपकी क्लास बिल्कुल नियमित मैं सेमेस्टर 2 में दूंगा और उस पर मेरी किताब का लेखन भी चल रही है, उसको भी मैं फरवरी लास्ट तक आपके बीच में निश्चित रूप में मैंने लेखन पूरा लगभग कर दिया है। लेकिन वह पुस्तक प्रकाशक की दायित्व होती है, तो उसमें लगा हुआ है। मैंने अपने तरफ से उस कार्य को पूरा कर दिया है। फरवरी लास्ट तक आपके बीच पुस्तक आ जानी चाहिए, उसको भी आप लोग देखेंगे, हम लोग आगे काम करेंगे। ओके, थैंक्स, गॉड ब्लेस यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर फिर हम लोग मिलते हैं।